प्रिय विद्यार्थियों, आज लॉकडाउन में फिजिक्स के 9वें वीडियो में हम लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को बताने जा रहे हैं, जिसमें एक सूत्र भी उत्पन्न किया जाएगा जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। ये लेंस मेकर सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और वीडियो को बार बार देखें। जहाँ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर एक लेंस ले रहे हैं जिसका अपवर्तनांक है μ2। यह लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक है μ2। थोड़ा मोटा लेंस लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिगर बनाने में, किरण आरेख बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगी, तो हम मोटा लेंस बना दे रहे हैं। इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है μ2। इसके एक तरफ अपवर्तनांक, एक तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है μ1 और दूसरे तरफ जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक है μ2। मतलब यह लेंस जिसका अपवर्तनांक μ2 है, यह दो माध्यमों को अलग करता है जिसका अपवर्तनांक है μ1 और μ3। μ1 एक माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है μ3। दोनों को ये लेंस अलग करता है। अब हम लोग इसमें प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कैसे बनता है। तो पहला सतह, लेंस में दो सतह है, एक ये सतह और ये एक सतह। तो एक वो सतह का ध्रुव P1 हम मान ले रहे हैं और दूसरे सतह का ध्रुव P2 मान ले रहे हैं और प्रकाश केंद्र को O से दिखा दे रहे हैं। मुख्य अक्ष पर A एक बिंदुवत वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है। प्रकाश की किरण पहले सतह पर आपतित हो रही है। अगर अपवर्तनांक यहाँ अलग ना होता, μ1 और यहाँ μ2 न होता, तब तो इसे सीधे जाना चाहिए, सीधे जाता ये, लेकिन अपवर्तनांक अलग होने के कारण अब ये सीधे नहीं जाएगा। तो देखते हैं कि किधर जाएगा। पहला सतह का झुकाव, पहला सतह इस तरह से है, तो इससे अगर हम एक गोला कंप्लीट करते हैं तो उस गोला का केंद्र कहीं इधर होगा। मान लेते हैं यहाँ C1, तो पहले सतह का केंद्र है C1, ठीक है। और C1 से हम बिंदु B को मिलाएंगे तो वो अभिलंब हो जाएगा। ये अभिलंब हो गया C1 N1। तो μ2 जो है, अगर μ1 से बड़ा है, μ2 ग्रेटर देन μ1 और μ2 μ3 से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। मतलब ये सीधे ना जा करके थोड़ा सा मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सीधे ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गई। और इस किरण को पीछे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो यह I1 बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट रही है। अर्थात अगर दूसरा सतह न होता, ये दूसरा सतह न होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता? I1 पर आभासी प्रतिबिंब बनता। लेकिन यहाँ दूसरा सतह भी मौजूद है और लेंस के दूसरी तरफ का माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक भी अलग है, इसलिए फिर से यहाँ पर C बिंदु पर भी क्या होगा, C बिंदु पर भी अपवर्तन होगा। यहाँ पर अगर माध्यम में परिवर्तन न होता तब तो इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी माध्यम में का अपवर्तनांक μ2 और μ3 है, माध्यम का अपवर्तनांक में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अपवर्तन होगा। हम दूसरा सतह है, ये दूसरा सतह, दूसरे सतह का केंद्र हम मान ले रहे हैं
C2। तो C2 मान ले रहे हैं और इस केंद्र को C बिंदु से मिलाएंगे। देखिए इसको मिला दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है अभिलंब। C2N2 अभिलंब है और चूंकि μ2 बड़ा है μ1 μ3 से, इसलिए सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। तो सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाने पर प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर भागती है। तो C2N2 अभिलंब है, इससे दूर भागेगी। तो दूर भागेगी तो मतलब ऐसे सीधे ना जा करके इधर आ जाएगी। तो इधर आएगी तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I। अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर बन रहा है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ये वास्तविक प्रतिबिंब है। थोड़ा सा ये लाइन सीधा नहीं है, सीधा कर लेते हैं। अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर बना। अब देख सकते हैं कि P1 से C1 की जो दूरी होगी वह हो जाएगी R1। हम अलग लिख दे रहे हैं, इस फिगर में लिखने पर ठीक नहीं लग रहा है। तो P1 से C1 की दूरी जो है R1, हम नहीं P1 से C1, हाँ ये तो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो हम इसको R1 लिख दे रहे हैं। और P2 से C2 की दूरी जो है यह दूसरे सतह की त्रिज्या है, इसलिए हम P2 C2 बराबर R2 लिख दे रहे हैं। इसके बाद वस्तु की दूरी यहाँ है A है ना। तो O से A की जो दूरी है उसको हम लोग मान लेंगे कितना? OA बराबर U मान लेंगे। और O से I की जो दूरी है, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी OI, इसको हम लोग V मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण A बिंदु से चलकर पहले सतह पर पहुँच रही है तो ये अपवर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है और गोलीय, मतलब कि ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। और गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है? μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इजकल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। यह सूत्र होता है। इस सूत्र में हम v के जगह पर क्या रखें? μ2 बटा v। तो देखिए यहाँ a वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब पहले सतह के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I1 पर बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो P1A क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी, और P1I1 प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। तब भी ना लिखना है प्रतिबिंब की दूरी ना, तो भी के जगह पर हम क्या लिखें? P1I1। देखिए P1I1 इस सूत्र से हम कर रहे हैं। P1I1 माइनस μ1 बटा u वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी कितनी है? P1A। तो हम लिख दे रहे हैं P1A इजकल टू μ2 माइनस μ1 बटा कितना? पहले सतह की त्रिज्या कितनी है? P1C1, जो कि R1 के बराबर है। तो हम लिखते रहे हैं R के जगह पर R1। ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसी सूत्र को हम फिर से लागू कर रहे हैं जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है। तो पहला सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बना I1, यह दूसरे सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा। मतलब दूसरे सतह के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी P2I1। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ना μ2 बटा v लिखना है पहले। तो μ2 बटा v प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्यान दीजिए, तो दूसरे सतह के लिए तो I1 हो गई वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है I पर, तो I हो गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी P2I। तो P1I1 के ये v के जगह पर हम लोग क्या लिखें? P2I लिख दे रहे हैं
माइनस मी वन बटा यू, तो वस्तु की दूरी है P2 I1, तो हम लिख दे रहे हैं P2 I1 इक्वल टू, अब देखिए दूसरा सतह के लिए पहला माध्यम हो गया μ2, अब दूसरा माध्यम हो गया μ3, तो μ2 के जगह पर, यहाँ जो μ2 है उसके जगह पर हम μ3 लिखेंगे, μ1 के जगह पर μ2 लिखेंगे, तो लिख दे रहे हैं μ3 माइनस μ2 बटा, अब दूसरे सतह की त्रिज्या कितनी है P2C2, P2C2 R2 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं R2, तो इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। और क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पहले कि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, तो सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, अतः समीकरण 1 एवं 2 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए μ2 तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ μ2, ठीक है, बटा P1 I1, P1 I1, P1 I1, क्योंकि प्रकाश केंद्र से हमको दूरी मापनी है ना, तो लेंस अगर पतला है, लिख ही देते हैं, यदि लेंस पतला हो, लेंस पतला हो तो पतला हो तो P1 और P2 काफी नजदीक हो जाएंगे, तो P1 के जगह पर O और P2 के जगह पर भी O हम लिख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम समीकरण 1 को देख ले रहे हैं, μ2 बटा P1 I1 है ना, तो P1 के जगह पर O लिख दे रहे हैं, O I1 माइनस μ1 बटा P1A है ना, तो OA बराबर μ2 माइनस μ1 बटा R1, ठीक है, इसको हम समीकरण 3 लिख दे रहे हैं। और समीकरण 2 को कैसे लिखेंगे, μ2 बटा भी था ना, यहाँ पर एक गलती हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे सतह पर जब अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से पहला माध्यम हो गया इसका μ2, दूसरा माध्यम हो गया इसका μ3, तो μ2 के जगह पर हमको μ3 लिखना था, μ3, और μ1 के जगह पर लिखना था μ2, तो हम μ2 लिख ले रहे हैं, ठीक है, μ3 और μ2 के जगह पर μ3, μ1 के जगह पर μ2 लिख दे रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे समीकरण को लिख रहे हैं, μ3 बटा P2 I है, तो P2 के जगह पर O I हो गया, माइनस μ2 बटा P2 I1, तो P2 के जगह पर O I1 है, इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बटा कितना R2, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़िए इन दोनों को, तो देखिए μ2 बटा O I1, μ2 बटा O I1, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये तो कट जाएगा, बच जाएगा ये और ये, और दोनों को हम लिख दे रहे हैं μ3 बटा OI माइनस μ1 बटा OA इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बटा R2।
ये हो गया। अब ओ आई ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम भी लिखे हैं, तो भी लिख दे रहे हैं। और μ3/v माइनस μ1, तो μ1 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, μ1/OA। OA कितना के बराबर है जी? OA देख के बताइए, ये तो है μ1। OA बराबर U है, तो हम U लिख दे रहे हैं, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R1 प्लस μ3 माइनस μ2/R2। ये हो गया समीकरण 5। और यही मूल सूत्र हो गया लेंस से अपवर्तन के लिए, है ना। लेंस से अपवर्तन के लिए ये मूल सूत्र हो गया। अब हम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि अगर लेंस के दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक समान हो, यदि लेंस के दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक समान हो, मतलब कि μ1 बराबर μ3, जितना μ3 है उतना μ1 है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 को कैसे लिखेंगे? μ3 के जगह पर μ1 लिख दे रहे हैं, μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू, यहाँ पर लिखा होगा μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1/R1 प्लस μ3 के जगह पर क्या लिखना है? μ1 लिखना है, μ1 माइनस μ2/R2। और μ1 कॉमन निकाल ले रहे हैं, μ1 कॉमन, और यहाँ पर हो जाएगा 1/v, μ1 कॉमन निकाल लिए तो 1/v माइनस यहाँ 1/u, यहाँ पर μ2 माइनस μ1/R1, यहाँ μ2 माइनस μ1 करेंगे तो है μ1 माइनस μ2, लेकिन μ2 माइनस μ1 करेंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, μ2 माइनस μ1/R2, है ना। तो अब μ1 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लिए, बच गया यहाँ पर कितना? 1/R1, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 1/R2, ये बच गया। अब μ1 को इधर ले जाके भाग दे देगा, और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ना आकर भाग में आ रहा है, भाग में आ रहा है μ, तो μ1 लिख दिए, और यहाँ हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो अब हम भाग दे रहे हैं, μ2 में μ1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2/μ1, μ2/μ1 माइनस μ1 में μ1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। अब μ2 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2/μ1 को हम 1μ2 लिख सकते हैं, माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, और दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष यह अपवर्तनांक है, इसको हम μ लिख दें, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 हो जा रहा है। इसको हम समीकरण मान ले रहे हैं कितना? 5 तो पहले से था, 6 मान ले रहे हैं। अब यदि u बराबर अनंत, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? f हो जाएगा। और यहाँ f कहाँ है? f इसमें दिखाया हुआ नहीं है, लेंस का मुख्य फोकस है। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब उसका मुख्य फोकस पर बनता है। तो v इक्वल टू f कर दिए। तो हम फिर से समीकरण 7 में इसको रख रहे हैं, तो 1/v
भी माइनस 1/u इजकल टू, तो भी के जगह पर एफ रखना है ना जी, एफ, यू के जगह पर अनंत रखना है तो अनंत रख दिए। यहाँ हो गया म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r, ठीक है। अब इससे हम आगे यहाँ पर लिख रहे हैं 1/1, तो एक में अनंत से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 बच रहा है। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 7। यही लेंस मेकर सूत्र है। अब हम लोग लेंस की प्रथम एवं द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में देखेंगे। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, तो पहले ही हम परिभाषा में बताए हुए हैं लेंस के प्रथम मुख्य फोकस का परिभाषा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अर्थात प्रथम मुख्य फोकस पर वस्तु अगर होगी तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा, है ना। तो लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, तो प्रथम मुख्य फोकस में यदि वस्तु अनंत f1 पर हो, मैंने प्रथम फोकस दूरी पर हो, यदि u बराबर f1 तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है ना। तो इसे हम रख रहे हैं समीकरण किस में, 5 में रखने पर, तो 5 में रखिए। रखने पर क्या पाते हैं, u बराबर f1, u के जगह पर f1 रखना है, v के जगह पर अनंत रखना है। तो μ3 बटा अनंत माइनस μ1 बटा f1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बटा r2, ठीक है। यह हो गया समीकरण 8। अच्छा, दूसरा मुख्य फोकस 8 इसको मत मानते हैं। पहले हम क्या करें, μ3 बटा अनंत, तो ये तो 0 हो जाएगा। μ1 बटा f1 इजकल टू, माइनस भी है ना, यहाँ माइनस बच रहा है तो हम यहाँ माइनस कितना लिख दिए, इजकल टू कितना हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बटा r2। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 8। अब दूसरा मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस या केवल इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यदि u इजकल टू अनंत तो v इजकल टू 1। समीकरण किस में रख दें, 5 में रखने पर, तो 5 में रखिए। 5 में रखने पर क्या होता है, यहाँ पर रख दे रहे हैं, μ3 बटा v के जगह पर f माइनस μ1 बटा u के जगह पर अनंत इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बटा r2 और μ3 बटा f इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2
ताकि अनंत से हाथ भाग दिए तो 0 हो जाएगा। μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बटा r2। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 9। समीकरण 9 हो गया। अब आप समीकरण 8 और समीकरण 9 को देखिए। समीकरण 8 ये हो गया, समीकरण 9 ये हो गया। दोनों में बराबर के दाहिने पक्ष जो है, यहाँ भी बराबर के दाहिने पक्ष दोनों समान है, ये और ये दोनों समान है। तो इसलिए हम बायां पक्ष को भी समान करेंगे। बायां पक्ष समीकरण 8 में है माइनस μ1 बटा f1 और समीकरण 9 में है μ3 बटा f, है ना। यदि μ3 बटा f है, μ3 बटा f। अब यदि μ1 बराबर μ3 हो, मैंने पहला माध्यम और तीसरा माध्यम बराबर हो, समान हो, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, μ1 के जगह पर तो μ1 छोड़ दे रहे हैं, माइनस μ1 बटा f1 बराबर μ3 के जगह पर हम रख दे रहे हैं μ1 बटा f। μ1 कट जाएगा, ये तो कट गया, और इसको उलट देते हैं तो माइनस f1 इजकल टू f और f इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस f1। कहने का मतलब ये है कि लेंस का दोनों फोकस दूरी बराबर होगा। प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी दोनों बराबर होगा, केवल चिन्ह उल्टा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक निष्कर्ष। हर उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस की दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी बराबर होगी और चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत। तो ये हो गया समीकरण 10 और क्वेश्चन हो गया बस